हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टर्निंग पॉइंट डिफेंस एकेडमी। मैं अविनाश पारिक आपको फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए प्रेजेंट हुआ हूँ। जैसा कि आपको पता है, एयरफोर्स एग्जाम के लिए एक अभ्यास सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हम आपको एक्सपेक्टेड लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व करवा रहे हैं। इसी सीरीज में आज हम आपको एक 25 क्वेश्चंस का सैम्पल पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ में। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन सारे के सारे हैं। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन में आपको गिवन है वर्क डन इन प्लेसिंग ए चार्ज ऑफ 8 into 10 to the power minus 18 coulomb on a condenser of capacity 100 microfarad is 8 गुणा 10 की घात माइनस 18 कुलाम के आवेश को 100 माइक्रोफेराड के संधारित्र पर संरक्षित करने के लिए आवश्यक कार्य ज्ञात कीजिए। अगर हम बात करते हैं संधारित्र पर किसी आवेश को स्थानांतरित कराने के लिए किए गए आवश्यक कार्य के बारे में, तो आवश्यक कार्य को हम W बराबर 1/2 Q V द्वारा प्रदर्शित करेंगे, जहां पर Q क्या है हमारा आवेश और V क्या है दोनों प्लेटों के मध्य का विभवांतर। अगर हम संधारित्र के प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं तो प्लेटों को दिया गया आवेश प्लेटों के मध्य उपस्थित विभवांतर के समानुपाती होता है। अतः हम लिख सकते हैं Q समानुपाती V। अगर मैं समानुपाती चिन्ह को हटाता हूं तो यहां पर हमारा एक नियतांक आएगा, दैट इज C। इसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। तो यहां से हम लिख सकते हैं V बराबर Q अपॉन C। एक रिलेशन ये बन रहा है और एक रिलेशन हमारा ये बनता है। दोनों रिलेशन को हम एक साथ लिखते हैं, दैट इज W बराबर 1/2 इंटू Q अपॉन C। तो यहां से न्यूमरल वैल्यूज हमें पता है सभी की, एक एक करके न्यूमरल वैल्यूज को पुट करता है, दैट इज 1/2 इंटू Q का मान हमें कितना दिया गया है, आवेश का मान 8 गुणा 10 की पावर माइनस 18। अगेन Q का मान 8 गुणा 10 की पावर माइनस 18 अपॉन C। संधारित्र का मान कितना दिया गया है, 100 माइक्रोफेराड, दैट इज 100 इंटू 10 टू की पावर माइनस 6। सॉल्व करते हैं तो हमारा 2 यहां से 4 टाइम कैंसिल होता है, तो ये 32 इंटू 10 टू की पावर माइनस 36, 18 और 18 ऐड होके अपॉन 10 टू की पावर माइनस 4। को सॉल्व करते हैं तो हमारा फाइनली 32 इंटू 10 टू की पावर माइनस 32 जूल। मीन्स इतने आवेश को संधारित्र पर उपस्थित करवाने के लिए हमें 32 गुणा 10 की पावर माइनस 32 जूल ऊर्जा की आवश्यकता, एक इतना कार्य हमें करना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आवर करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ कार्नो इंजन हैज एफिशिएंसी 1/5। Efficiency becomes 1/3 when temperature of sink is decreased by 50 Kelvin. What is the temperature of sink? एक कार्नो इंजन की दक्षता 1/5 है यदि ऊष्मा अभिगम का तापमान 50 केल्विन कम कर दिया जाए तो दक्षता 1/3 हो जाती है। ऊष्मा अभिगम का तापमान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि दक्षता किस प्रकार दी जाती है, नीटा बराबर 1 माइनस TL अपॉन TH। यहां पर हम बात करते हैं नीटा हमारी दक्षता को प्रदर्शित करता है, एफिशिएंसी को, TL हमारा टेम्परेचर ऑफ सिंक को प्रदर्शित करता है, और TH के बारे में बात करते हैं तो टेम्परेचर ऑफ सोर्स को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसा कि प्रश्न में बोला गया है, केस फर्स्ट में जब एफिशिएंसी हमारी कितनी है 1/5, तो हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूला में 1/5 इक्वल टू 1 माइनस TL अपॉन TH। यहां से TL अपॉन
टी एच के बारे में बात करते हैं तो कितना बनाएगा ये, इस तरफ से मूव करके ये 4/5। तो यहाँ से टी एच का मान कितना आ रहा है, टी एच का मान आ रहा है हमारा 5/4 टी एल, इस प्रकार से। तो एक रिलेशन हमारा इस प्रकार से केस फर्स्ट से हमारा आता है। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर दक्षता 1/3 हो जाती है तो तापमान जो हमारा टीएल का तापमान है वो कितना हो जाता है, TL-50। तो मूव करते हैं केस सेकंड पे, 1/3 इक्वल टू 1 माइनस TL-50 अपॉन TH, क्योंकि हमारा तापक्रम जो सिंक का तापमान 50 केल्विन से कम हो जाता है इस प्रकार से। तो हम लिख सकते हैं 1/3 इक्वल टू 1 माइनस TL-50 अपॉन TH का मान हम यहां से लिखते हैं 5/4 TL। सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में आता है 4 इंटू TL-50 अपॉन 5TL इक्वल टू, ये वाला डाटा इधर मूव करके 2/3 बनाता है। यहां से सॉल्व करते हैं तो ये यहां से कट करके 2 और यहां से TL-50 यहां से मूव करके ये 6 बनाता है और 5TL। सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व करने के बाद में 6TL माइनस 50 इंटू 6 इक्वल टू 5TL। तो यहां से TL इक्वल टू 50 इंटू 6 दैट इज 300 केल्विन। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सिंक का टेम्परेचर है वो कितना रहेगा, 300 केल्विन। उष्मा अभिगम का तापमान कितना रहेगा, 300 केल्विन। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए 30 ग्राम बुलेट ट्रेवलिंग इनिशियली एट 500 मीटर पर सेकेंड पेनिट्रेट 12 सेंटीमीटर into a wooden block. The average force exerted will be, कि हमारा एवरेज फोर्स कितना रहेगा। 30 ग्राम द्रव्यमान की बंदूक की एक गोली 500 मीटर पर सेकंड के वेग से एक लकड़ी के ब्लॉक को 12 सेंटीमीटर तक भेदती है, तो औसत बल का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें बताया गया है कि वह 30 ग्राम की गोली है और वह एक लकड़ी के ब्लॉक को 12 सेंटीमीटर तक भेदती है, मीन्स उसका कुछ द्रव्यमान है और वह कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। तो हम कह सकते हैं कि गोली द्वारा किया गया कार्य कितना रहेगा, W। यही कार्य उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में जाके संरक्षित रहेगा। तो हम लिख सकते हैं किया गया कार्य हमारा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जाके कंजर्व रहेगा। हमें पता है कि जो हमारा वर्क डन रहता है उसको हम किस प्रकार से देते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और काइनेटिक एनर्जी को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, 1/2 mv²। पुट करते हैं वैल्यूज को, फोर्स का हमें वैल्यू फाइंड करना है, डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर तक वो भेदती है। तो हम लिख सकते हैं 12 इंटू, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो इसको फर्स्ट जॉब क्या रहेगी, मीटर में कन्वर्ट करना, दैट इज 12 इंटू 10⁻⁻²। सॉल्व करते हैं, मास हमें कितना गिवन है, 30 ग्राम। तो इसको हम ऐसे ही सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, 30 इंटू 10⁻⁻3। वेलोसिटी हमें कितना दिया हुआ है, 500 मीटर पर सेकेंड। तो हम इसको पुट कर सकते हैं 500 इंटू v² होने की वजह से अगेन 500। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हमारा इस तरीके से कैंसिल आउट होता है, 3 से ये 4 टाइम कैंसिल आउट होता है। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो फोर्स इक्वल टू कितना बनाएगा ये, 25 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन ये 4 मल्टीप्लाई होके यहाँ से 8। यहाँ से हम 4 से कट करते हैं तो ये 2 टाइम्स और ये
25 टाइम्स, अगेन ये 2 से 50 टाइम्स। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हमारा 625 गुणा 50 बराबर, इसको सॉल्व करते हैं तो 0 न्यूटन। तो फाइनली आंसर हमारा कितना रहेगा, 31,250 न्यूटन वो हमारा एवरेज बल रहेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से हमने इसको फाइंड किया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन एयर बबल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर rises from bottom portion through a liquid of density 1.5 gram per centimeter cube at a constant speed of 0.25 centimeter per second. If the density of air is neglected, the coefficient of viscosity of the liquid is approximately. Coefficient of viscosity हमें find करना है in the Pascal. 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले द्रव के निचले तल से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वायु का बुलबुला 0.25 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर उठता है। यदि वायु घनत्व को नगण्य मानते हुए द्रव के शांता गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। अगर हम बात करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में या फिर सीमांत वेग के बारे में, तो हम किसी भी द्रव के लिए सीमांत वेग किस प्रकार से देते हैं, v बराबर 2/9 r स्क्वायर रो जी अपॉन नीटा, जहां पर नीटा क्या हमारा, नीटा हमारा शान्यता गुणांक या फिर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। वैल्यूज को हमें पुट करते हैं क्योंकि हमें नीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो फॉर्मूला को हम रीअरेंज कर सकते हैं, आर स्क्वायर रो जी अपॉन वी। सारी की सारी वैल्यूज हमें गिवन है, सभी वैल्यूज को हम ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट करते हुए पुट करते हैं। तो 2/9 एज इट इज कांस्टेंट इनटू आर स्क्वायर, हमारा रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। ये घनत्व में कितना दिया हुआ है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूं तो 1.5 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा हमारा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इंटू जी का मान हमें कितना लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट फाइनली हमें वेलोसिटी के बारे में बोला गया है, तो वेलोसिटी हमें कितनी गिवन है 0.25 सेंटीमीटर, तो इसको अगर हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो 0.25 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। पूरे के पूरे डाटा को हम सॉल्व करते हैं तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना निकल के आता है 130 पास्कल। तो हमारा फाइनल आंसर कितना रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 0.1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्स्ड with 0.3 meter cube of water at 60 degree centigrade. The final temperature of the mixture is 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 0.1 मीटर क्यूब आयतन वाले पानी को 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 0.3 मीटर क्यूब आयतन वाले पानी में मिलाया जाता है, तो मिक्सचर का अंतिम तापमान ज्ञात कीजिए। मीन्स हमारे पास में दो अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर वाले वाटर रखे हुए हैं और दोनों का डेंसिटी भी हमें अलग अलग गिवन है, दोनों को हमें मिक्स करना है और जो हमारा मिक्सर रहेगा उसका फाइनल टेम्परेचर कितना रहेगा वो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें पता है कि अगर हमारा 80 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है वो धीरे धीरे कूल होगा और 60 डिग्री टेम्परेचर का तापमान हमारा क्या होगा, धीरे धीरे एनर्जी को गेन करेगा। तो हम लिख सकते हैं हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन। 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो पानी है वो हमारा क्या करेगा, हीट को लॉस करेगा। तो हम हीट लॉस को कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम जो कि हमें 0.1 मीटर क्यूब दिया हुआ है इनटू इसके बाद में स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। सपोज
जो हमारा अंतिम तापमान है वो कितना हमारा टी है, फाइनल टेम्परेचर टी है। तो हम लिख सकते हैं कि कितना चेंज होगा, 80 माइनस टी। अब इसी तरीके से हीट गेन कितना होगा, अगेन वॉल्यूम कितना है 0.3 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर, मीन्स फाइनल टेम्परेचर हमारा फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज टी माइनस 60। सॉल्व करते हैं, स्पेसिफिक हीट से स्पेसिफिक हीट आउट कैंसिल आउट, ये आपका 80 माइनस टी, अगर मैं पॉइंट्स को रिमूव करता हूँ 80 माइनस टी इक्वल टू 3t माइनस 180। यहाँ से हमारा 180 प्लस 80 इक्वल टू 4t। सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, तो ये हमारा 260 अपॉन 4, दैट इज टेम्परेचर हमारा कितना निकल के आ रहा है 65 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट इज ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो फाइनल टेम्परेचर दोनों को मिक्स करने के बाद में फाइनल टेम्परेचर कितना बनने वाला हमारा 65 डिग्री सेंटीग्रेड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से हमारा क्वेश्चन है, ए स्ट्रेस ऑफ 3.18 इंटू 10 टू की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज अप्लाइड टू ए स्टील रोड ऑफ लेंथ 1 मीटर along its length. If its Young modulus is 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square, then elongation produced in the rod is, ये हमें elongation किस में फाइंड करना है, मिलीमीटर में, mm में। तो हम लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करते हैं, 1 मीटर लंबाई वाली स्टील की छड़ के एक सिरे पर 3.18 गुणा 10 की घात 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रतिबल लगाया जाता है, जिसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक 2 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन पर मीटर है। तो छड़ में उत्पन्न खिंचाव ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि जो हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वो किस प्रकार से दिया जाता है, यह हमारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, प्रतिबल बटा विकृति। हम लिख सकते हैं स्ट्रेस कितना रहता है हमारा, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, लंबाई में परिवर्तन बटा कुल लंबाई। तो यहां से हमें स्ट्रेस का मान कितना गिवन है 3.18 इंटू 10 टू की पावर 8, वाई का मान हमें कितना गिवन है 2 इंटू 10 टू की पावर 11। तो हम लिख सकते हैं वाई इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन डेल्टा एल, और ये वाली वैल्यू ऊपर जाके एल बना लेता है। डेल्टा एल क्या हमारा इलोंगेशन। तो यहां से फॉर्मूला को रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं डेल्टा एल इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एल अपॉन यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो पुट करता हूं मैं वैल्यूज को, 2 इंटू 10 टू की पावर 11 इंटू एल का मान कितना दिया हुआ है 1 मीटर, तो 1 अपॉन 3.18। A stress of 3.18 into 10 to the power 8 Newton per meter square is applied to a steel rod of length 1 meter along its length. Its Young modulus is 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square. Then elongation produced in the rod in mm. हमें मिलीमीटर में इसका elongation फाइंड करना है। 1 मीटर लंबाई वाली स्टील की छड़ के एक सिरे पर 3.18 गुणा 10 की घात 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर का प्रतिबल लगाया जाता है, जिसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक 2 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो छड़ में उत्पन्न खिंचाव का मान ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि जो हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वो किस प्रकार से दिया जाता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दैट इज y इक्वल टू, स्ट्रेन को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल,
यहाँ पर हमें y का वैल्यू गिवन है, स्ट्रेस का वैल्यू गिवन है, L का वैल्यू गिवन है, तो इलोंगेशन डेल्टा L कितना बनाएगा हमारा, डेल्टा L इक्वल टू स्ट्रेस इंटू L अपॉन y, दैट इज डेल्टा L इक्वल टू स्ट्रेस का वैल्यू हमें कितना गिवन है 3.18, तो मैं लिख सकता हूं 3.18 इंटू 10 टू की पावर 8 इंटू लेंथ हमें कितनी गिवन है 1 मीटर, दैट इज 1, और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज 2 इंटू 10 टू की पावर 11। सॉल्व करते हैं इनको, तो सॉल्व करने के बाद में डेल्टा एल इक्वल टू, यहाँ से ये सॉल्व करते हैं तो 1 टाइम 5 टाइम 9 टाइम्स अपॉन 10 का स्क्वायर टू 10 टू की पावर 3, दैट इज 1.59 इंटू 10 टू की पावर -3। तो एलोंगेशन को हम लिख सकते हैं 1.59 मिलीमीटर, क्योंकि ये हमारा मीटर में है। तो ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ए परफेक्ट गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड एट ए कांस्टेंट प्रेशर सो एज टू डबल इट्स वॉल्यूम, मीन्स हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर वॉल्यूम को हमें डबल करना है। देन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी, नियत दाब पर एक आदर्श गैस 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापित की जाती है, जिससे गैस का आयतन दुगना हो जाता है। गैस के बढ़े हुए तापमान का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले फर्स्ट जॉब क्या रहेगी हमारी कि हम जो आदर्श गैस का तापमान दिया हुआ है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं केल्विन में। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो कितना आएगा 27 प्लस 273, दैट इज 300 डिग्री केल्विन। हमें पता है जब भी दाब हमारा नियत रहता है तो हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज T। हम लिख सकते हैं V1 अपॉन V2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। यहाँ पर V1 का मान कितना दिया हुआ है, सपोज V है, तो नेक्स्ट कंडीशन में हमारा वॉल्यूम कितना हो जाता है डबल, दैट इज 2V। T1 का मान हमें कितना गिवन है 300 केल्विन, तो T2 का मान हमें फाइंड करना है। तो यहां से V कैंसिल आउट होता है, तो T2 का मान कितना आ रहा है, यहां पर T2 का मान आ रहा है 600 डिग्री केल्विन। लेकिन हम इसमें फाइंड कर सकते हैं, अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं, अगर मैं टेम्परेचर के डिफरेंस को फाइंड करना है क्योंकि बढ़े हुए तापमान को हमें बताना है, तो फर्स्ट मैं इसको कन्वर्ट करता हूं टेम्परेचर को। फर्स्ट इस टेम्परेचर को हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, तो 600 डिग्री केल्विन को अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो 600 माइनस 273, दैट इज 327 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लिख सकते हैं T1 का वैल्यू कितना है हमारा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 का वैल्यू कितना है हमारा 327 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना रहेगा T2 माइनस T1, दैट इज 327 माइनस 27 बराबर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इतना टेम्परेचर हमारा आयतन को डबल करने पर होने वाला है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेस ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस व्हेन द गैस इज, समतापीय प्रक्रम के दौरान आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी यदि एक्सपेंडेड बाय एडिंग मोर मॉलिक्यूल्स, expanded by adding more heat, expanded against zero pressure, compressed by doing work on it। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारी एनर्जी होती है वो किस प्रकार से गिवन रहती है F/2 N अपॉन
NaRT। मीन्स हम लिख सकते हैं कि जो हमारी ऊर्जा रहेगी वो अणुओं के समानुपाती रहेगी। मीन्स अगर n का मान बढ़ता है, अगर n का मान बढ़ता है तो आंतरिक ऊर्जा भी हमारी बढ़ेगी। तो हम लिख सकते हैं अतिरिक्त अणु जोड़ने पर गैस में प्रसार हो, इस दौरान उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 5890 एंगस्ट्रॉम, देन इट्स वैल्यू इन ग्लास विल बी। निर्वात में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 5890 एंगस्ट्रॉम है, तो उसी प्रकाश का कांच में तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। यदि कांच का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, 1.5। एक हमारा फैक्टर होता है, जब भी कोई माध्यम में प्रकाश एक निर्वात से किसी माध्यम में जाता है तो एक फैक्टर से उसका, एक गुणांक से उसका जो तरंग दैर्घ्य वह कम हो जाता है। वो गुणांक हमें कितना दिया हुआ है, 1.5। तो हम लिख सकते हैं लैम्डा इन एनी मीडियम इक्वल टू लैम्डा इन वैक्यूम अपॉन रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो हमें यहाँ पर मीडियम कांच दिया हुआ है, निर्वात में हमें तरंग दैर्घ्य कितना दिया हुआ है, 5890, और यहाँ से तरंग दैर्घ्य के लिए अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, 1.5। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो हमारा फाइनल आंसर कितना बनाएगा, 3927 एंगस्ट्रॉम। इसको सॉल्व करने के बाद में कांच के अंदर प्रकाश का अपवर्तनांक कितना बन रहा है, तरंग दैर्घ्य कितना बन रहा है, 3927। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेडियस ऑफ अर्थ इज r, द हाइट ऑफ ए पॉइंट वर्टिकली अबाउ द अर्थ सरफेस of which acceleration due to gravity become 1% of its value at the surface। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का 1% है। h का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि सतह पर, किसी भी पृथ्वी की जो सतह है इस पर हमारा गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना रहेगा, तो g बराबर Gm अपॉन r स्क्वायर, जहां पर g क्या हमारा गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक, m क्या हमारा मास और r क्या हमारा रेडियस। अगर हम बात करते हैं सपोज यहां से r ऊंचाई पर कोई बिंदु है, अगर हम वहां पर बात करना चाहेंगे तो यहां से हाइट कितनी हो जाएगी हमारी, वहां पर हमारा त्वरण कितना बना लेगा, Gm। तो यहां पर हमारा r प्लस h ऊंचाई पर हमें फाइंड करना होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो हमारा g डैश है वो हमारा 1% ऑफ वैल्यू ऑफ द सरफेस। मीन्स हम लिख सकते हैं जो हमारा g डैश है वो g का 1% है। पुट करता हूं मैं वैल्यूज को यहां पर इन दोनों इक्वेशन से, तो मीन्स हम g डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, g बाई 100 इक्वल टू Gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। अरेंज करते हैं इनको तो हम लिख सकते हैं r प्लस h का होल स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू Gm अपॉन g। यहां से देखते हैं अगर g को मैं यहां पर प्लेस करता हूं तो Gm अपॉन g का वैल्यू किसके बराबर होगा, r स्क्वायर के। तो Gm अपॉन g को हम लिख सकते हैं r स्क्वायर, दैट इज r प्लस h का होल स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू r स्क्वायर। दोनों तरफ हम अंडर रूट लेते हैं तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, r प्लस h अपॉन 10 इक्वल टू r, दैट इज r प्लस h इक्वल टू 10r। यहां से h का मान कितना बना रहा है, 10 माइनस r दैट इज 9r। तो हाइट हमारी 9r होगी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन सारे के सारे फॉर्मूला बेस है और बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है क्वेश्चंस को आप लैंग्वेज बेस
अगर आप इसको बाय सॉल्व करते हैं आसानी से ये सॉल्व हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। फॉर मोनोएटॉमिक गैस विच इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा संबंध एकल परमाणुवीय अणु के लिए सही है। हम बात करते हैं एकल परमाणुवीय अणु के लिए या किसी भी अणु के लिए स्पेसिफिक हीट हमारी किस प्रकार से गिवन रहती है, Cp इक्वल टू F/2 + 1 × R, जहां पर F क्या हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हम मोनोएटॉमिक गैस के लिए बात करते हैं या फिर एकल परमाणुविक अणु के लिए बात करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा हमारा यहाँ पर 3। एक मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहता है 3, दैट इज Cp इक्वल टू 3/2 + 1 × R। सॉल्व करते हैं इसको तो एलसीएम लेके Cp इक्वल टू 5/2 R, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आवर करेक्ट। तो ये रिलेशन हमारा इनके बीच में रहने वाला है, जहां आर क्या हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अ बॉडी ऑफ मास 4 किलोग्राम मूविंग विथ वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विथ another body of mass 6 kilogram at rest. If two bodies stick together after collision, then the loss of kinetic energy of the system will 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 12 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति करती हुई 6 किलोग्राम द्रव्यमान वाली दूसरी वस्तु जो कि विरामावस्था में है से टकराती है। टक्कर के पश्चात हमें गतिज ऊर्जा का हास्य कितना हुआ वो ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। m1 हमें कितना गिवन है, जो पहली बॉडी है उसका द्रव्यमान हमें कितना गिवन है 4 किलोग्राम, और इसका वेग कितना गिवन है, वेग इसका गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करते हैं दूसरी वस्तु जो कि विरामावस्था में है उसका द्रव्यमान कितना रहेगा, उसका द्रव्यमान दिया हुआ है हमें 6 किलोग्राम, और प्रारंभ में ये बोला गया है कि यह रेस्ट कंडीशन में है, मीन्स विरामावस्था में है, तो इसका वेग कितना रहेगा 0 मीटर पर सेकेंड। टक्कर के पश्चात दोनों वस्तुएं आपस में स्टिक कर जाती है, एक साथ एक जुड़ जाती है, तो टक्कर के पश्चात इनका द्रव्यमान कितना हो जाएगा m1 + m2, दैट इज 6 + 4 10 किलोग्राम, और इसकी टक्कर के पश्चात वेग हमें ये हो जाएगा v। तो कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से हम लिख सकते हैं m1 u1 + m2 u2 इक्वल टू m1 + m2 v। सॉल्व करते हैं यहां से तो 4 × 12 + 6 × 0 बराबर 10 × v। तो यहां से सॉल्व करने के बाद में ये 0 बनाता है 48 इक्वल टू 10 v। तो यहां से v का मान आता है 4.8 मीटर पर सेकेंड, मीन्स टक्कर के पश्चात कितना आ रहा है 4.8 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा में हास्य के बारे में। तो पहले केस में हम बात करते हैं बिफोर कॉलिजन। बिफोर कॉलिजन हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी 1/2 m1 v1² प्लस 1/2 m2 v2²। लेकिन पहली वस्तु हमारी विरामावस्था में है तो दूसरी वस्तु हमारी विरामावस्था में है, तो इसके कारण गतिज ऊर्जा का मान क्या रहेगा 0 रहेगा। तो ओनली फॉर गतिज ऊर्जा पहली वाली वस्तु के कारण ही रहेगी। तो हम लिख सकते हैं 1/2 × m का मान कितना है 4 × 12 × 12। सॉल्व करते हैं इनको तो हमारा ये बनाता है 288 जूल बिफोर दी कॉलिजन। अगर हम बात करते हैं आफ्टर द कॉलिजन के बारे में, आफ्टर द कॉलिजन हमारा
कितना रहने वाला है, 1/2 m1 प्लस m2 v स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं, 1/2 इंटू m1 m2 का मान कितना रहेगा 10 किलोग्राम, इंटू v का वैल्यू कितना फाइंड किया हमने 4.8 इंटू 4.8। सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व करने के बाद में ये हमारे पास में आता है 1.5.2 जूल। तो हमारा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, पहले कितना था और बाद में कितना हुआ है 288 माइनस दैट इज इतना हमारा एनर्जी का लॉस रहता है। ऑप्शन से हम ऑब्जर्व करते हैं ऑप्शन नंबर सी अवर करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा ये लेंदी था, पेपर वर्क करना रहा, लेकिन क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजी है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। इफ ए सिंपल पेंडुलम oscillates with amplitude of 50 millimeter and time period of 2 seconds, then its maximum velocity is। दोलन करते हुए सरल लोलक का आयाम 50 मिलीमीटर है तथा आवर्तकाल 2 सेंटीमीटर है, तो अधिकतम वेग का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है। जब भी हम बात करते हैं एक सिंपल पेंडुलम के बारे में, तो जब भी वह एक साम्य अवस्था में रहता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहता है, तो उसका वेलोसिटी मैक्सिमम रहता है, लेकिन जब वह एंड पर जाता है तो उसकी वेलोसिटी वहां पर मिनिमम रह जाती है या फिर जीरो रह जाती है। तो हम बात करते हैं, सपोज हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, तो वेलोसिटी कितनी रहेगी, वेलोसिटी क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, a ओमेगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं v मैक्सिमम के बारे में, क्योंकि हमें मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी है, तो v मैक्सिमम के समय क्या रहेगा हमारा, y हमारा क्या रहेगा जीरो रहेगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो रहने वाला है, तो v मैक्सिमम कितना बनाएगा हमारा ओमेगा ए, y क्या रहने वाला हमारा जीरो। हमें पता है कि ओमेगा क्या होता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज 2 पाई अपॉन टी। मैं लिख सकता हूं v मैक्स इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, और a का वैल्यू हमें गिवन है, पुट करते हैं वैल्यूज को, 2 पाई, आवर्तकाल का मान कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड, आयाम का मान कितना दिया हुआ है 50 मिलीमीटर, तो मैं इसको लिख सकता हूं 10⁻³ सॉल्व करते हैं इसको, तो 3.14 इंटू 5 इंटू 10⁻², दैट इज 100 इसको हम लिख सकते हैं फाइनली, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट ऑप्शन रहने वाला है। When temperature of gas is increased, then which of the following statement always true? यदि गैस के तापमान में वृद्धि होती है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। यदि उसके तापमान में वृद्धि होगी तो सदैव उसकी एनर्जी में वृद्धि होगी, गैस की ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फॉर ए वायर इज 0.03 and its Poisson's ratio is 0.5, then its lateral strain is। एक तार के लिए अनुदैर्ध्य विकृति 0.03 तथा इसका पाइसन गुणांक 0.5 है। यदि अनुप्रस्थ विकृति का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि जो हमारा पाइसन गुणांक रहता है वो क्या रहता है हमारा
लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हम लिख सकते हैं अनुप्रस्थ विकृति बटा अनुदैर्ध्य विकृति। हमें सिग्मा का मान कितना दिया हुआ है 0.5, तो लिख सकता हूं इसको मैं 0.5। यहां से हमें लेटरल स्ट्रेन के बारे में पूछा गया है, तो मैं लिख सकता हूं जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है कितना गिवन है 0.03। तो यहां से हमारा कितना बन रहा है लेटरल स्ट्रेन 0.05 that is 15 upon 0.015 that is ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट ऑप्शन रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट ऑप्शन होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ए 500 किलोग्राम कार टेक्स ए अराउंड टर्न ऑफ रेडियस 50 मीटर विथ अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द कार विल बी। 500 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 50 मीटर त्रिज्या वाले मोड़ पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। कार पर लगने वाले अभिकेंद्रीय बल का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि जो हमारा फोर्स रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स वो किस प्रकार से दिया रहेगा mv² अपॉन r, जहां पर m क्या रहेगा हमारा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द कार, v क्या रहेगा हमारा वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मींस कार की गति, r क्या रहेगी हमारी मोड़ की त्रिज्या। तो हमें गिवन है, वैल्यूज को हम पुट करते हैं। वेलोसिटी हमें किसमें गिवन है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट जॉब क्या रहेगी, इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में। तो हमें पता है जब भी हम किलोमीटर प्रति घंटा को कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो इसको मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। दैट इज 18 से 2 टाइम कैंसिल, 10 मीटर पर सेकंड। ये हमारी वेलोसिटी। पुट करता हूं मैं वैल्यूज को। मास का वैल्यू हमें कितना गिवन है 500 किलोग्राम, वेलोसिटी हमें कितनी गिवन है 10 × 10, और आर त्रिज्या का मान कितना गिवन है हमें 50 मीटर। सॉल्व करते हैं इनको, तो हमारे पास में फाइनली सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल कितना आएगा 1000 न्यूटन। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो फाइनली हमारा बल कितना लगेगा 1000 न्यूटन का। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। वर्क डन इन फॉर्मिंग ए लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस r इज W1 एंड द वर्क डन एंड दैट ऑफ रेडियस 3r इज W2। द रेशियो ऑफ वर्क डन इज r त्रिज्या की द्रव की बूंद बनने में किया गया कार्य W1 है तथा 3r त्रिज्या की द्रव की बूंद बनने में किया गया कार्य W2 है। तो दोनों कार्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि हमारे द्वारा बूंद को बनाने में किया गया कार्य कितना होता है W बराबर T × 4πr², जहां पर R क्या हमारा बूंद की त्रिज्या, T क्या हमारा सरफेस टेंशन। अगर W1 बूंद को बनाने में R काम किया जाता है तो बोला गया है कि W2 बूंद को बनाने में कितना काम किया जाएगा 3R। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हमारा यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है W समानुपाती R²। तो हम लिख सकते हैं W1 अपॉन W2 इक्वल टू R1² अपॉन R2 का स्क्वायर। वैल्यूज को हम पुट करते हैं W1 अपॉन
W2 इक्वल टू R1 का मान कितना है R, R2 का मान कितना है 3R का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, तो 1/3 का स्क्वायर कितना बनाएगा ये 1/9, दैट इज W1 अपॉन W2 इक्वल टू 1/9। ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। W1 अपॉन W2 कितना बनाएगा हमारा 1/9। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इज, आवेग की विमा ज्ञात कीजिए। जब भी हम बात करते हैं आवेग के बारे में, तो आवेग को हम किस प्रकार से देते हैं, बल गुणा समय। और बल की विमा क्या रहती है हमारी m1 l1 t माइनस 2। समय की विमा क्या है t1। तो यहां से हमारी आवेग की फाइनल विमा क्या बनेगी, इम्पल्स की फाइनल विमा क्या बनेगी m1 l1 -2 + 1 दैट इज -1। तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। सही आंसर क्या रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए m1 l1 t -1। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए स्ट्रेस्ड वायर गिवन लेंथ इज 320 हर्ट्ज। द फर्स्ट हार्मोनिक इज, एक खिंचे हुए तार की प्रथम अधिस्वर मीन्स फर्स्ट ओवरटोन हमें कितना गिवन है कि आवृत्ति 320 हर्ट्ज है। तो मूल अधिस्वर फंडामेंटल आवृत्ति का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर ये आवृत्ति के लिए पूछा गया है। आवृत्ति के लिए हमें पता है कि जब भी अगर हम एक स्ट्रिंग को इस तरीके से प्लग करते हैं तो उसमें कुछ सेगमेंट्स बनते हैं। अगर हमारे पास में उसमें p सेगमेंट्स बनते हैं तो उसकी आवृत्ति किस प्रकार से गिवन रहती है, आवृत्ति उसकी n इक्वल टू p अपॉन 2l अंडर रूट t अपॉन m से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, जहां पर p क्या हमारा, p इसमें नंबर ऑफ सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। बात करते हैं जब भी अगर हमारे पास में इसको में सेगमेंट हमारा एक रहता है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2l अंडर रूट t अपॉन m। इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब भी इसमें दो सेगमेंट बनते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन के लिए सेगमेंट कितना रहेगा हमारा 2/2l t अपॉन m। यहां से ये वाला जो डाटा बन रहा है इसको हम लिख सकते हैं n के इक्वल। तो n डैश इक्वल टू 2n। तो फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी और जो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उन दोनों में रिलेशन क्या रहता है, ट्वाइस रहती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की। तो हमें क्या क्या गिवन है, फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी हमें कितनी गिवन है 320 हर्ट्ज। और फाइंड क्या करनी है हमें, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट इज n। वैल्यूज को मैं वहां पर पुट करता हूं तो n डैश का वैल्यू है 320 इंटू 2 इंटू n फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो कि हमें फाइंड करनी है। तो यहां से n फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना आ रहा है 160 हर्ट्ज। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से हमें जब भी सेगमेंट दिए हुए रहते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी p अपॉन 2l अंडर रूट t अपॉन m, जहां पर t क्या हमारा आवर्तकाल, m क्या हमारा मास। अगर हमारा एक सेगमेंट है तो फर्स्ट फंडामेंटल, अगर हमारे पास में उसमें दो सेगमेंट है तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ए बॉम्ब एक्सप्लोड्स ऑन द मून, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द साउंड टू रीच द अर्थ। अर्थ पर पहुंचने पे उस साउंड को कितना समय लगेगा। यदि एक बम चंद्रमा पर विस्फोट होता है तो ध्वनि को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। अगर चंद्रमा की त्रिज्या के बारे में बात करते हैं तो पृथ्वी की तुलना में त्रिज्या बहुत कम होती है। इसी प्रकार से अगर हम पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बात करते हैं, चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बात करते हैं जो कि पृथ्वी की तुलना में बहुत ही कम रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो वहां पर उपस्थित गैस के अणुओं का
औसत वेग होगा वो पलायन वेग से बहुत ही ज्यादा होगा। जब पलायन वेग से ज्यादा होगा वेग, तो वो चंद्रमा पर नहीं ठहरेंगे और चंद्रमा से वो बाहर की तरफ चले जाएंगे। अतः हम कह सकते हैं वहां पर गैस के अणुओं की उपस्थिति के कारण चंद्रमा का अपना खुद का कोई वायुमंडल नहीं होता है। और हमें पता है साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए हमेशा एक मीडियम की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि ये किस प्रकार की तरंगे है? यांत्रिक तरंगे। वायुमंडल के अभाव में वहां पर एक निर्वात उपस्थित रहेगा, अतः निर्वात में ध्वनि तरंगे गति नहीं कर पाती है। अतः चंद्रमा पर जो बम विस्फोट होगा उसकी ध्वनि पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि चंद्रमा का अपना खुद का कुछ वायुमंडल नहीं होता है। अतः हम लिख सकते हैं कि उसको कितना समय लगेगा? नन ऑफ दी अबाउ। उसको पहुंचने में कुछ भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि वह वहां से वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण ध्वनि तरंगे हमारे पास में नहीं आ सकती। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम t is 10 meter per second. After 5 seconds, its velocity is 20 meter per second. 20 meter per second. Distance traveled in that time. एक समान त्वरण से गति करती हुई वस्तु का किसी क्षण t पर वेग 10 मीटर पर सेकंड है। 5 सेकंड पश्चात वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो इस अंतराल में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि प्रारंभिक वेग कितना गिवन है हमें, इसका प्रारंभिक वेग गिवन है 10 मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार से अंतिम वेग कितना गिवन है हमें? 20 मीटर पर सेकंड। तो हम लिख सकते हैं कि हम यहां से फाइंड कर सकते हैं कि 5 सेकंड समय में परिवर्तन कितना हो रहा है? 5 सेकंड में इसका वेग परिवर्तित हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं न्यूटन की प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी, दैट इज 20 इक्वल टू 10 प्लस a इंटू 5, दैट इज a का मान कितना आ रहा है यहां से? 10/5, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन की गति के तृतीय समीकरण से हमें पता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। पुट करता हूं मैं वैल्यूज को। v का मान कितना है हमारे पास में? 20 का स्क्वायर, u का मान है 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू एस, दैट इज 400 इक्वल टू 100 प्लस 4s। तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं। 300 इक्वल टू 4s। तो यहां से s का मान कितना आ रहा है? 300/4, दैट इज 75 मीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है। A straight conductor of length 4 meter moves at a speed of 10 meter per second. When the conductor makes an angle 30 degree with the direction of magnetic field of induction 0.1 Weber per meter square, the induced EMF is, हमें induced EMF का मान ज्ञात करना है। एक 4 मीटर लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है। यदि तार 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो तार में विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि E बराबर कितना होगा हमारा? BVL साइन थीटा, जहां पर B क्या है हमारा? चुंबकीय क्षेत्र का मान, V क्या हमारा? इसमें वेलोसिटी का मान, और L क्या हमारा? तार की लंबाई। थीटा में कितना कोण दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो मैं मान को रखता हूं यहाँ पे, तो 0.1 इंटू V का मान कितना है हमारा? 10 इंटू लंबाई कितनी है? 4 साइन 30 डिग्री। तो लिख सकते हैं यहां से
0.1 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 1/2। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हमारा फाइनली जो ई का मान है वो कितना आ रहा है हमारा 2 वोल्ट। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द अमाउंट ऑफ वर्क विच कैन बी obtained by supplying 200 कैलोरी ऑफ हीट इज। 200 कैलोरी ऊष्मा द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो जब भी हम वर्क डन के बारे में बात करते हैं, अगर हम उसको हीट एनर्जी देते हैं तो हम उसको वर्क डन वो किस में बराबर होगा, जो दी गई ऊष्मा है वही हमारे कार्य के रूप में संचित रहती है। तो हम लिख सकते हैं W बराबर इक्वल टू गिवन हीट। तो हमारा वर्क डन कितना रह जाएगा 200 कैलोरी। लेकिन हमें इसको जूल में फाइंड करना है। हमें पता है कि जो हमारा 1 कैलोरी रहता है इसमें कितना जूल रहता है 4.2 जूल। 4.2 इसमें जूल रहता है। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं W इक्वल टू 200 इंटू 4.2 जूल। दैट इज इसको सॉल्व करते हैं तो वर्क डन हमारा कितना रह रहा है फाइनली 840 जूल। 840, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। इन अ डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट द 2 slits are separated by 1 millimeter and the screen is placed 1 meter away. The fringe separation for blue green light of wavelength 500 nanometer is। द्विस्लिट प्रयोग में 2 स्लिटों के मध्य की दूरी 1 mm है तथा रेखा छिद्र से पर्दे की दूरी 1 मीटर है। 500 नैनोमीटर तरंगधैर्य वाले नीले व लाल रंग के प्रकाश के लिए फ्रिंज चौड़ाई का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिख सकते हैं फ्रिंज चौड़ाई बीटा बराबर कितना गिवन रहता है लैम्डा डी अपॉन डी। यहां पर डी क्या है हमारा स्लिट की पर्दे से दूरी, जो कि हमें कितनी गिवन है, स्लिट से पर्दे की दूरी हमें कितनी गिवन है 1 मीटर। फ्रिंजों के मध्य की चौड़ाई को हम लिखते हैं 1 mm, दैट इज डी। तो फ्रिंज चौड़ाई हम लिख सकते हैं बीटा बराबर लैम्डा का मान कितना है 500 गुणा 10 की पावर नैनोमीटर को हम लिख सकते हैं 10 टू की पावर -9। डी का मान हम क्या लिखेंगे 1 मीटर। और फ्रिंज चौड़ाई स्मॉल डी का मान कितना है 1 इंटू 10 टू की पावर -3। सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होके 10 टू की पावर -6, ये कैंसिल आउट होके कितना बनाएगा 10 टू की पावर -4। दैट इज 5 इंटू 10 टू की पावर -4। इसको हम लिख सकते हैं 5/10 इंटू 10 टू की पावर -3। 10 टू की पावर -3 को हम mm में लिखते हैं। तो ये 0.5 mm हमारा फाइनली फ्रिंज चौड़ाई के मान आ रहा है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 0.5 मिलीमीटर। तो इस तरीके से हमने आज के 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो कल की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कल की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।